इसको निकालिए, इसको लगा दो। यस, कृपया यहाँ पे रख दो ताकि ऑडियो कैच करता है। सभी हमारे साथी यथास्थान बैठ जाएंगे बस 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 तो बहुत अच्छा होगा। जो लोग चल रहा है ना। कुर्सी के भाव में नहीं बैठ पा रहे चलाएंगे हैं इस पे पेज पे। वो मुख्य द्वार से अंदर आ जाए, या तो साइड में इधर खड़े हो जाए या इधर खड़े हो जाए। आज यस, और आगे जूम कर। सर्वप्रथम मैं सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी, आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू जी महाराज, भारतीय संविधान निर्माता, करोड़ों करोड़ों वंचितों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, दक्षिण भारत में क्रांति का बिगुल फूंकने वाले पेरियार देवी रामास्वामी नायकर जी, साथ ही साथ संत कहाँ लगा देता गाडगे जी, सामाजिक परिवर्तन के महानायक मनोहर मसीराम साहब जी, उत्तर भारत में गुरु से अम्बेडकर के रूप में अपनी पहचान और छाप छोड़ने वाले शोषित समाज को सम्मान स्वाभिमान के साथ खड़ा करने वाले महामना रामस्वरूप वर्मा जी, पेरियार ललई सिंह यादव जी, बिहार के लेनिन कहे जाने वाले शहीद बाबू जगदेव प्रसाद जी एवं इस देश के तमाम संतों गुरुओं महापुरुषों के चरणों में नतमस्तक करता हूं, कोशिश नमन करता हूं, वंदन करता हूं। और साथियों, आज की इस कार्यक्रम में अभी हमारे बहुत से साथियों ने कैडर, अनुशासन आदि के माध्यम से आप सभी लोगों को कुछ विचार देने का प्रयास किया है। हम अपने सभी इन महान वक्ता साथियों को, जिसमें हमारे मुख्य संस्थापक संरक्षक भी मौजूद है, भाई साहब सिंह धनगर जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव पूर्व सांसद भाई रामबक्श वर्मा जी, हमारे बीच में उपस्थित लंबे अरसे तक उत्तर प्रदेश सहित कई प्रदेशों के जनरल कोऑर्डिनेटर रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, भाई कमलाकांत गौतम जी, मानव काशीराम की साहब की उंगली पकड़ के राजनीति का ककहरा से शुरुआत करने वाले पूर्व मंत्री और कई बार विधायक रहे माननीय भगवती सागर साहब जी, हमारे बीच में नौजवान साथी पूर्व विधायक भाई ब्रजेश प्रजापति जी, हम सबके बीच में उपस्थित जिला जज पद से सेवानिवृत्त सम्मानित बी नकवी साहब जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ सम्मानित साथी, हर संघर्षों के साथी सम्मानित विद्रोही धनपतराम मौर्य जी, चौधरी गंगाराम जी, और इसी के साथ ही साथ इस गुरुतर
जिम्मेदारी को हस्तगत करने वाले माननीय धनराज जी तो संस्थापक अध्यक्ष थे। कुछ दिनों के लिए जिम्मेदारी भाई दिलीप चौधरी जी को मिली और अब वो सारी जिम्मेदारी हमारे महान भाव ने मुझ पर सौंपी है भाई दिलीप चौधरी जी। इसी के साथ ही साथ मानवर कांशी राम जी के अभिन्न सहयोगी रहे बामसेर के पुराने साथी भाई विनोद मिलिंद जी, जिनको आज राष्ट्रीय शोषित बुद्धिजीवी संघ का मुख्य प्रचारक प्रशिक्षक के रूप में मनोनीत किया गया है और उसी के साथ ही साथ उनके सहयोगी के रूप में हमारे श्री श्यामलाल जी जो सह प्रेरक के रूप में मुख्य प्रेरक के रूप में काम करेंगे। इन्हें पूरे देश में इस काम करने के लिए अर्पित किया गया है। इसी के साथ ही साथ आज आप सभी लोगों के बीच में हमारे नवचयनित, जिनको आप सबको साक्षी मानकर के अभी सर्वसम्मत से राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है भाई सुभाष चंद्र लहरी जी। इसी के साथ ही साथ हमारे बीच में उपस्थित प्रखर महिला वक्ता शकुंतला भक्ति जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ सम्मानित एडवोकेट आजमगढ़, जो हमेशा सामाजिक न्याय मूवमेंट के साथ चलते रहते हैं, विद्यमान हैं भाई के एडवोकेट जी, भाई हमारे वरिष्ठ साथी भाई अतर सिंह पाल जी, भाई सूरजपाल कृष्ण जी। इसी के साथ ही साथ हमारे बीच में विराजमान है भाई जयपाल सिंह सैनी जी, जो पूर्व में समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव भी रहे। इस वाले अभियान में पद छोड़ करके साथ खड़े हुए, उनका स्वागत भी है। इसी के साथ ही साथ हमारे मुरादाबाद के साथी भाई राजपाल कृष्ण जी, जो पहले वो भी सपा में प्रदेश सचिव थे, पद छोड़ करके हमारे साथ खड़े हुए। डॉक्टर रामेश्वर दयाल कुरेहा, ये भी पहले शिवसेना के जिला प्रमुख थे। इन्होंने अपनी पुरानी पार्टी छोड़ करके आज आपके साथ खड़े हुए हैं, मैं इनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। डॉक्टर राजपाल कृष्ण जी, जो पहले हमारे पुराने सहयोगी रहे बीएसपी में, भाईचारा जोनल क्वालिटा भी रहे, वो आज फिर से एक नई इस अभियान के सहयोगी बन रहे हैं, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम कर रहे हैं। साथी मोहम्मद सईद जी, ये सब राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी को ताकत देने के लिए आपके साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। हम मिलकर का स्वागत करते हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी केवल एक राजनीतिक पार्टी नहीं, ये हमारे महापुरुषों की विचारधारा की विरासत है। आप जानते हैं, ये जो हमारे महापुरुषों की तस्वीरें लगी हुई हैं और महान संत गुरु नानक ने जहां अपने अपने तौर तरीका से इस देश की जात पात छुआछूत ऊंच नीच व्यवस्था को खत्म करने का प्रयास किया, वहीं पर
हमारे सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों में ज्योतिबा फुले जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, पेरियार ईवी रामस्वामी नायकर, नारायण गुरु, संत गार्गी, मानव काशीराम साहब, रामस्वरूप वर्मा जी, पेरियार लाल सिंह यादव जी, शहीद बाबू जगदेव कुशवाहा जी, और इसी के साथ ही साथ इस देश की पहली शिक्षिका आत्मा वेद और सावित्रीबाई फुले जी आदि का एक महान योगदान रहा है। हम इन महापुरुषों की इस विरासत को आपके सहयोग से आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर के राष्ट्रीय सोशल समाज पार्टी का ये आप जानते हैं अतीत तो कभी कभी कुरेदना भी अच्छा लगता है। यद्यपि हम आप लोग आपस की भाषा में बोलते हैं बीती ताय विसार दे आगे किस ले, लेकिन इसके बावजूद भी हम बीती को अगर भूल जाएंगे तो भविष्य निर्माण के विषय में हम सही ढंग से चिंतन नहीं कर पाएंगे। आप जानते हैं इस देश में जात पात छुआछूत ऊंच नीच का जो जहर था वो हमेशा कैंसर के रूप में इस देश में अभिशाप बन करके हम पर कहर ढाता रहा है। हजारों साल तक इस देश में इस बहुजन समाज को धन भक्ति शिक्षा सम्मान से वंचित किया गया। हमारी जो महिलाएं हैं इनको भी पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं। हमारे महापुरुषों ने इस प्रकार की तमाम लड़ाइयां लड़ी। ज्योतिबा फुले जी ने इस बात को अंग्रेजी हुकूमत तक पहुंचाई। हमारे देश में उस समय अंग्रेजी हुकूमत ब्रिटिश हुकूमत को कन्विंस किया और ब्रिटिश हुकूमत ने शासनादेश जारी कर इस देश के दलितों आदिवासियों पिछड़ों का जहां एक और पढ़ने का शासनादेश जारी किया, वहीं पर 1832 में महिलाओं के लिए भी पढ़ने लिखने की शासनादेश जारी करके महिलाओं के लिए भी शिक्षा का दरवाजा खोलने का काम किया। आप ये भी जानते हैं कि पहले हमें जानवर से बदतर जिंदगी जीने की मजबूर किया जाता, जानवर से बदतर। यानी आप देखते होंगे पहले तालाब में सुअर लोट सकती थी, गधा पानी पी सकता था, कौवे कबूतर उसमें नहा सकते थे, लेकिन इत्तेफाक से अगर शूद्र समाज में कोई पैदा हो गया था तो पानी भी नहीं पी सकता था। यह बदहाली का दौर था जिसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को महातालाब आंदोलन करना पड़ा, लाठियां खानी पड़ी। आज साथियों, आज तो हमारा देश आजाद है, हमें पढ़ने लिखने का भी अधिकार मिल गया, धन धरती शिक्षा सम्मान का भी अधिकार है, सम्मान स्वाभिमान का भी अधिकार है, पढ़ाई का भी अधिकार है, मन चाहे रास्ता चुन करके विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने का भी अधिकार है। लेकिन पहले कुछ नहीं, अंदाज लगाइए हमारे पुरखों पर क्या बीती है, हमारे पुरखों पर क्या बीती होगी। आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान होने का खिताब पाने के बावजूद भी जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश में आते हैं तो उनके साथ क्या सलूक होता है? उनके साथ जानवर से बदतर बदसलूकी की जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान होने का खिताब पाने के बाद भी क्योंकि यहाँ की व्यवस्था थी, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था के माध्यम जिसको हम धर्म कहते हैं
उस धर्म के नाम पर हमें कहा जाता था कि पूजे विप्र शकल गुण ही नाम, इतना तक कहते हमें कोई आपत्ति नहीं। आगे क्या कहते हैं, पूजे शूद्र गुण ज्ञान न प्रवीण, यानी गुणी भी है, ज्ञानी भी है, आगे विद्वान भी है, अगर वो शुद्ध समाज में पैदा हुआ तो उसका सम्मान मत करना। ये धर्माचार्यों ने हमें लिख करके पंगु बनाने का काम किया, गूंगा बड़ा अंधा बनाने का। आज भी ये तो छोटी सी बात मैंने उदाहरण दी, उसमें दक्षिण भारत में शुद्ध समाज को सड़कों पर चलने की कोई छूट भी नहीं, चलते थे। अगर कोई किसी को चलना जरूरी था तो कमर में घंटी बांधी जाती थी, इसलिए कोई शुद्ध आए तो उसी जात के लोग रास्ते से हट जाएं, नहीं परछाई पड़ेगी तो अपवित्र हो जाएगा। कमर में पीछे झाड़ू बांधा जाता था, इसलिए कि शुद्ध समाज किसी रास्ते पर जाए तो उसके पैर के निशान मिटते जाए, अंततः कोई ऊंची जात का पैर उस पर पड़ जाएगा तो उसको नहाना पड़ेगा, अवैध हो जाएगा। गले में हाड़ी बांधनी पड़ती थी, इसलिए कि कोई शुद्ध रास्ते में चलते वक्त थूकने की जरूरत पड़े तो सड़क जमीन में न थूके, वो हाड़ी में थूके। अगर जमीन में थूकेगा तो उसी जात का पैर पड़ेगा तो उसे नहाना पड़ेगा। समझो कितनी प्रसंगतियां थी। इन महापुरुषों ने तमाम दुख झेले, तमाम मुसीबतें झेली, तमाम हमें हमारे सम्मान के लिए, हमारे स्वाभिमान के लिए, हमें धनपति शिक्षा सम्मान संदर्भ करने के लिए, हमें अधिकार दिलाने के लिए मालूम नहीं कितनी मुसीबतें झेली हैं। जानते हैं, अगर आप इतिहास अतीत में जाइएगा, इतिहास पढ़िएगा तो आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं, हर नौजवान वही बोलना शुरू कर देगा जिस अतीत का इतिहास है। साथियों, इसलिए कभी कभी अतीत की जानकारी भी हासिल होनी चाहिए। आप जानते हैं पहले हम लोग क्या शादियां होती, यानी शुद्ध समाज क्या शादी होती, तो शादी में दुल्हन घर आने के पहले 3-4 महीना उस पुरोहित के यहां जाती थी जो शादी करा था। अंग्रेजी हुकूमत ने इसको रोका। पहले यदि कोई भवन निर्माण होता था तो एक जिंदा व्यक्ति को उसमें चुनवा दिया जाता था, वो जिंदा व्यक्ति शुद्ध समाज का होता था। इसको भी रोका किसने? अंग्रेजी हुकूमत ने रोका। यही नहीं, पहले बाल विवाह होता था। यदि कोई बीमारी में 5-6 साल की उम्र में शादी होती, भयंकर बीमारियां चलती थी, कभी प्लेग चलता, कभी हैदर चलता, गांव में 40-50 सैकड़ों लोगों की मौतें हो जाती थी। अब उस बाल विवाह में यदि कोई लड़का मर गया तो लड़की को जिंदा उसके साथ जला दिया जाता था। इसको भी अंग्रेजी हुकूमत ने बंद किया। इसलिए अतीत का इतिहास भी जानना जरूरी है। अगर इतिहास को, अतीत को नहीं जानोगे तो परिवर्तन के महत्व को भी नहीं समझोगे। आज हम केवल एमएलए एमपी बनने के लिए नहीं कर रहे, हम तो पद छोड़ते आ रहे हैं। हमने इस विचारधारा के लिए, हमने इस विचारधारा के पद छोड़े। आप जानते हैं माननीय बहन जी ने मुझको अपनी कैबिनेट में 5 बार मंत्री बनाया, 3 बार नेता विरोधी बनाया था, राष्ट्रीय महासचिव बनाया था, उसके पहले प्रदेश महासचिव, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। लेकिन जब बहुजन समाज के हितों पर माननीय बहन जी के कार्यक्रमों से चोट पहुंचनी शुरू हुई तो साथियों, मैंने उसमें बहन जी को बड़ा अनुरोध किया कि बाबा साहब के मिशन और मानव आसियान के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन से अगर आप हटेंगी तो करोड़ों लोग बर्बाद हो जाएंगे। हमारे महापुरुषों ने जो सम्मान स्वाभिमान का पाठ पढ़ाया वो मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए साथियों, उसमें मैं कैबिनेट मंत्री का दर्जा था, नेता विरोधी मैंने छोड़ा। मैं प्रदेश का
देश का राष्ट्रीय मंत्री भी था, उसको भी छोड़ा। बीच में कुछ दिनों के लिए बीजेपी में कैबिनेट मंत्री रहा, लेकिन जैसे ही 69,000 शिक्षकों के भर्ती में पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के आरक्षित पदों पर पिछड़े वर्ग के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र न देकर उनके स्थान पर सभी लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया और बिना विज्ञापन निकाले उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में, सभी मेडिकल विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के एक भी व्यक्ति को न कर सारे पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों को नियुक्ति दे दिया। उसी का विरोध करके मैंने कैबिनेट मंत्री पद का उसी का विरोध करके मैंने कैबिनेट मंत्री का भी पद छोड़ा। और साथियों, अभी मैंने एमएलसी छोड़ा, राष्ट्रीय महासचिव का पद छोड़ा। ये लड़ाई केवल एमएलए एमपी बनने के लिए नहीं, ये लड़ाई है अपने आने वाली पीढ़ी के आरक्षण को बचाने का। आज सबसे सरकार नहीं, ये धर्म की दुहाई देने वाले लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों का आरक्षण शून्य और निष्प्रभावी कर रहे हैं। एक कैबिनेट प्रस्ताव आया था जिसका मैंने विरोध किया था कैबिनेट से, और जिसके बाद मैंने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया था कि बिना किसी विज्ञापन के, बिना किसी प्रस्ताव, एक लाइन का प्रस्ताव लाया कि चूंकि उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल विश्वविद्यालयों, मेडिकल कॉलेजों में बड़े पैमाने पर प्रोफेसर, रीडर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद रिक्त है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं, इसलिए इन सभी पदों को सामान्य वर्ग से भर दिया जाए। हम सामान्य वर्ग के विरोधी नहीं, लेकिन सामान्य वर्ग के लोगों को आपने आरक्षण दिया के अंतर्गत हमने तो विरोध नहीं किया, लेकिन आप अनुसूचित जाति के उस आरक्षण को खत्म कर रहे हैं जिसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के माध्यम से दिया है। हम कभी इसको माफ नहीं कर सकते। आज लंबे संघर्ष के बाद काका कालेलकर की आयोग की रिपोर्ट आई, रद्दी की टोकरी में चलेगी। मंडल आयोग की सिफारिशें आई, 30-40 तक साल इंतजार करने के बाद जाकर के कहीं माननीय वीपी सिंह तत्कालीन प्रधानमंत्री के कार्यकाल में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू यह करके हमें 52% आरक्षण मिलना चाहिए था, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के कारण 50% का आंकड़ा न पूरा हो, इसलिए 52 के बजाय 27% दिया गया। लेकिन 27% आरक्षण में भी ये भारतीय हमारे दो रीजन की सरकार के लोग क्या कर रहे हैं, आज उसको भी जिस प्रकार से एससी एसटी उसी प्रकार से ओबीसी के आरक्षण को खत्म कर रहे हैं। अगर हम मंत्री बन जाए, कैबिनेट मंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, आरक्षण की रक्षा नहीं कर सकते तो ऐसे एक नहीं दसियों मुख्यमंत्री पद को लाख मार करके हम सम्मान और सम्मान किया। साथियों, आप जानते हैं आपको सावधान करना है। हम इसलिए बता रहे हैं कि आप जहां भी जाएंगे, अपने गांव में, चट्टी चौराहे पर, नातेदारी में, टोले मोहल्ले में बैठेंगे, आप भी इसको बताइए। अकेला स्वामी प्रसाद मौर्य हर घर नहीं पहुंच सकता, लेकिन हर घर में स्वामी प्रसाद मौर्य बन जाएगा तो हर घर में स्वामी प्रसाद मौर्य की आवाज पहुंच जाएगी। इसे साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज हमें धर्म की दुहाई देकर, भगवान का नाम लेकर गुमराह किया जा रहा है। भाई, लोग भगवान माने कौन मना करता है? कोई ईश्वर को मानता, कोई अल्लाह को मानता, कोई राम को मानता, कोई रहीम को मानता, कोई बुद्ध को मानता, कोई महावीर जैन को मानता, कोई गुरु नानक जी को मानता, कोई गुरु गोविंद सिंह को मानता, कोई ईसा मसीह को मानता, कोई मोहम्मद साहब को मानता। कौन किसको मना किया है?
सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्म को माने, लेकिन धर्म की दुहाई देकर अनुसूचित जाति का आरक्षण खत्म कर देना, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण खत्म कर देना, पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देना, ये कहां का न्याय है? इसलिए वो दुहाई देते, इसलिए कि आप धर्म के नाम पर पागल होकर के उनका जिंदाबाद बोलो और ये आपके बेटियों को गला घोंपते रहे, आप उसको समझ भी ना पाओ। आरक्षण खत्म करने का मतलब क्या? आपके बेटे और बेटियों को अबकारी बनने से रोकना। अभी क्या होगा? लिटरल एंट्री के नाम पर मोदी जी ने लगभग 340 आईएएस बनाए। इन 340 आईएएस में एक भी शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति नहीं, एक भी शेड्यूल ट्राइब्स का व्यक्ति नहीं, एक भी बैकवर्ड का व्यक्ति नहीं। अब वोट लेने के लिए क्या कहते हैं मोदी जी? हम भी बैकवर्ड। अरे कैसे बैकवर्ड हो भाई? अगर बैकवर्ड होते तो कम से कम एससी एसटी और ओबीसी का उनकी हिस्सेदारी तो देते, ना ज्यादा देते, जो संविधान के द्वारा सर्वसम्मत विधि के द्वारा मिलना चाहिए वो तो देते, वो भी नहीं दिया। आप कहते हो हम भी बैकवर्ड है, वोट देने के लिए बैकवर्ड, हक देने के लिए दुश्मन, ये कैसे काम चलेगा? इसलिए साथियों, सत्ता में बैठे हुए लोगों की जिम्मेदारी है अपना राज धर्म निभाना। धर्म की जिम्मेदारी हमारे धर्माचार्यों की है। जो जिस धर्म का धर्माचार्य है उसकी जिम्मेदारी है मंदिर, भगवान, पूजा, प्राण प्रतिष्ठा, वो सबके लिए धर्माचार्य इसीलिए होते हैं, इसीलिए शंकराचार्य होते हैं, इसीलिए तमाम महंत होते हैं, संत होते हैं। अब प्रधानमंत्री अपना काम तो कर नहीं पा रहे हैं, अब वो शंकराचार्य का भी हक मानना चाहते हैं, महंतों का भी हक मानना चाहते हैं, संतों का भी हक मानना चाहते हैं। ये क्या है? आज पूरे देश में करोड़ों करोड़ों नौजवान सरकारी नौकरी के लिए बिलबिला रहा है, बेरोजगारी का दम फिर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी को उन नौजवानों को ख्याल नहीं है क्या? नहीं, ये भगवान और धर्म का दुहाई इसीलिए देते हैं कि देश का नौजवान अपनी सरकारी नौकरी पर बहस न करे, सरकारी नौकरी की मांग न करे, अपने रोजी रोटी की बात न करे। आज पूरे देश में मांग चल रही जातवाद जनगणना कराने की, और जातवाद जनगणना जब की बारी आई, बिहार में जातवाद गणना हुई, पत्रकारों ने पूछा आप जातवाद गणना कब कराएंगे? तो कहते हैं हम पिछड़ में विश्वास नहीं करते। अरे मोदी जी, वोट देने के लिए आप पिछड़ा बन जाते हो। अभी भी आपने पार्लियामेंट में बोला विरोधियों को तंज कसते हुए कि देखो सबसे बड़ा पिछड़ा यहां बैठा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। जब अपना उल्लू सीधा करना हो तो आप पिछड़े हो जाते हो, अब जब पिछड़ों का हित साधना हो तो आप पिछड़े में विश्वास नहीं करते हो। ये दोगला चरित्र समझना हो, ये दोगला चरित्र समझना हो। आज साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि आज बहुत बड़ा धोखा हो रहा है हमारे 90-95% लोगों के साथ। आज कहने के लिए तो हमारे देश का संविधान हमारा भारतीय संविधान है, अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता में बैठे हुए लोग भारतीय संविधान की अनदेखी कर रहे हैं, भारतीय संविधान की व्यवस्था को चकनाचूर कर रहे हैं, भारतीय संविधान द्वारा दिया गया आरक्षण को खत्म कर रहे हैं, और साथ ही साथ मनवादी व्यवस्था का पोषण कर रहे हैं। सावधान रहना। इसी के साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज महंगाई से सब त्रस्त हैं, लेकिन धर्म की गुत्थी पिला दो
लोगों का ध्यान महंगाई पर न जाए, वो केवल मंदिर पर जाए। अरे मंदिर हमने कह दिया, मंदिर संभाल लेंगे देश के 140 करोड़ लोग, संभाल लेंगे हमारे शंकराचार्य, महंत पुजारी, मौलाना और पादरी साहब लोग, हमारे बौद्ध गुरु और जैन गुरु लोग, हमारे ग्रंथी साहब लोग, ये संभाल लेंगे। आप तो देश संभालो, देश संभाल नहीं पा रहे हो, आप सबका ध्यान भटकाने के लिए मंदिर की दुहाई दे रहे हो। और साथियों, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज महंगाई से आम जनता त्राही कर रही है, देश में गरीबों की संख्या बढ़ी है। आज सरकार खुद दावा करती है कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो 10 किलो चावल देते हैं। अगर डायरेक्ट उनसे पूछा, जिसको ये भी कह सकते थे इस देश में 80 करोड़ लोग गरीब हैं, लाचार हैं, बदहाल हैं, जिनको 2 दिन की रोटी नहीं मिलती है, मजबूरी में 5 किलो 10 किलो चावल दिया जा रहा है, तो साथियों सावधान है ना, ये 5 किलो 10 किलो चावल इस बात का आंकड़ा है कि आज भी विश्व गुरु बनने वाले लोग शायद अपना दामन ढांक के नहीं देख रहे हैं कि उनके देश में 80 करोड़ लोग रोटी के मोहताज हैं, जो 5 किलो 10 किलो चावल पर जिंदगी बिताने के लिए मजबूर हैं। और ये भी मैं कहना चाहूंगा, कुछ लोग कहते हैं कि फला ने 5 किलो 10 किलो चावल दिया। अरे फला कोई अपनी बकरी से निकाल के दिया है क्या? हमारा जो टैक्स जाता है, भिन्न मतों में हम जो कर देते हैं, टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, उसके पैसे से ही आता है। कोई ऐसा नहीं करता जो आपसे कहता, कभी कभी कहता भैया फला तो हमें 5 किलो 10 किलो चावल देते हैं। अरे वो भी आपके पैसे का है, आपके खून पसीने का है। इसलिए 5 किलो 10 किलो चावल पर अपने बेशकीमती करोड़ों करोड़ रुपए भी देने पर जो नहीं मिलता, उस वोट को बेचना मत, उस वोट की कीमत मत देना। मानवर काशी आदमी कहा करते थे अपने कैडर में कि कुछ लोग कहते थे कि हमने सुना है, कुछ लोग अपने वोट का सौदा चंद रुपयों में, एक दो साड़ी पर, एक दो धोती पर, एक हिंदी दारू पर बेच देते हैं। तो साहब ये भी कहते थे, जो लोग अपने वोट का सौदा करते हैं, जो लोग अपना वोट एक जिल्ली दारू पर, एक साड़ी पर, एक धोती पर चंद रुपयों में बेच देते हैं, ऐसे लोग अपने मां बहन की इज्जत भी कौड़ियों में बेच सकते हैं। ऐसे लोगों का सावधान रहें। साथियों, मानव काशी राम जी की बात ध्यान रखना, वोट का वो बेशकीमती, एक वोट से कभी राजा बनता है, कभी राजा मरता है। एक वोट से कभी सरकार गिरती है और एक वोट से कभी सरकार बनती है। इसलिए एक वोट का बहुत मतलब है, अरबों खरबों देने पर भी वोट की भरपाई की कीमत की भरपाई नहीं होती। साथियों, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज जिन व्यापारियों ने कभी, आज तो माननीय प्रधानमंत्री जी की नजर में केवल 2 व्यापारी दिखाई पड़ते हैं, अदानी और अंबानी, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र का व्यापारी है, जिलों का व्यापारी है, तहसीलों का व्यापारी है, ब्लॉक का व्यापारी है, गांव का व्यापारी है। उसको तो पहले जीएसटी से रगड़ा, अब जीएसटी से संबंधित सारे मामले ईडी को सौंपकर उसकी भी कमर तोड़ने की तैयारी है। और अब आप क्या देखते होंगे, जो शहरों में रहते हैं देखते हैं, अब घर बेटी को फोन करिए, मक्खन लेके आ जाएगा, बंद लेके आ जाएगा, टमाटर सब्जी लेके आ जाएगा, अंडा लेके आ जाएगा। तो जब ये किसके सेल्समैन किसके हैं? जिसका कारोबार अरबों खरबों में है। ये छोटे मोटे व्यापारी की हैसियत नहीं है कि वो 10 सेल्समैन रखेगा आपके यहाँ हल्दी पहुंचाने के लिए, मर्चा पहुंचाने के लिए, जवाब पहुंचाने के लिए, गेहूं पहुंचाने के लिए, चावल पहुंचाने के लिए। उसके पास हैसियत नहीं, वो तो रोज बेचता, रोज खाता। जैसे हमारे भाई लोग, बहुजन के लोग रोज खाते हैं, उसे कमाते हैं, वैसे गांव का हमारा छोटा
जो सूक्ष्म लघु व्यापारी है वो भी रोज खाता है, रोज कमाता है, लेकिन उसकी भी रोजी रोटी पर आज आंच आ रही है। इन बड़े बड़े अदानी और अंबानी के गुर्गों ने जगह जगह सेल्समैन पैदा करके बड़े बड़े दुकानदारों, बड़े बड़े सेठ की तो ऊंची कर रहे हैं और गरीब व्यापारियों को और मौत के घाट करने की तैयारी कर रहे हैं। आज किसानों को दुगना लाभ दिलाने का वादा कर रही सरकार, दुगना लाभ नहीं दिला पाएगी। अलबत्ते उन पर लाठियां भाजी जा रही है, द्रोण द्वारा आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, रास्ते में कील कांटे बिछाए जा रहे हैं, दुश्मनों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री फिर समझाते हैं कि हम 2000 रुपया इनको तिमाही देते हैं, 6000 रुपया सालाना देते हैं। आखिर 6000 रुपया सालाना आप तो देते हो, लेकिन लाखों की फसल उसकी चरा लेते हो, छुट्टा जानवरों से लाखों की फसल चरा लेते हो, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। 6000 रुपया दिया तो बड़ा तिरदार ठोकते हो, सावधान रहना किसानों के साथ भी धोखा। आज लोकतंत्र कुचला जा रहा है, लोकतंत्र कुचला जा रहा है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग सभी विपक्षी पार्टी के नेताओं के खिलाफ किया जा रहा है, इसलिए कि सरकार हितरशाही के रास्ते पर जा रही, सरकार तानाशाही के रास्ते पर जा रही, सरकार मनुवाद के रास्ते पर जा रही है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, मनुवाद के यथास्थितिवाद को स्थापित करना चाहती है। आज देश बेचा जा रहा है, क्या आपको नहीं याद? देश के सभी बंदरगाह बेच दिए गए, सभी एयरपोर्ट बेच दिया गया, एयर इंडिया बेच दिया गया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी गई, यहां तक कि LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दी गई। वो तो जाने दो। अभी एक साथी हमारे काशी विश्वनाथ से लौट के आए, कहे हम शंकर जी के दर्शन करने गए थे वहां विश्वनाथ जी का। हमने क्या देखा? कहा साहब अब तो वहां माला, फूल और मिठाई जो चढ़ाई जाती है वो भी अदानी के लोग देते हैं, वो भी सारे लोग, यानी बड़े बड़े मंदिरों में भी अदानी के लोग बैठा दिए गए हैं। अब वो वही जाने अंदर जाने का प्रवेश देंगे, गाड़ी का कहां पर खड़ी करनी है स्टैंड का, वो भी पर्ची अदानी के लोग काटेंगे। आप फूल माला लोगे चढ़ाने के लिए, पहले अदानी देता था, अब अदानी नहीं देता, अब अदानी के लोग देते हैं। पहले मिठाई जब थी तो हलवाई देता था, अब मिठाई हलवाई नहीं देता, अब अदानी के लोग देते हैं। ये क्या है? कब खुलेगी? इससे साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूं, भोजन आपका इंतजार कर रहा है और मेरी बात शायद लंबी होती जा रही है, इसीलिए आज मैं केवल इतने कहूंगा, मैंने इसलिए बोला कि कभी कभी आप लोग सत्ता के गलियारों से घूमने वाले जो हमें गुमराह करने के लिए घूमते रहते हैं, उनको आप उचित जवाब नहीं दे पाते हो, लाजवाब होते हो, वो अपनी गलत बात बना जाते हैं और आप सही बात भी नहीं दे पाते हो। जानकारी इसीलिए मैं दे रहा हूं कि आपको भी जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि मुंह तोड़ उनका जवाब मिलना चाहिए, सच्ची सच होनी चाहिए, झूठ होना चाहिए। और इसीलिए साथियों बीच में नहीं साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों ने जो एक लंबा संघर्ष किया है, वो हमारी थाती है, हमारी धरोहर है, हमें विरासत के रूप में मिली है, उसे हमें संजो के रखना है, उसको आगे बढ़ाना है। जब अंग्रेजी हुकूमत से लड़ करके हमारे महापुरुषों ने हमें सम्मान स्वाभिमान दिलाने का काम किया, पढ़ने लिखने का त्याग दिया, धन धरती शिक्षा सम्मान से लैस किया। आज तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का भारतीय संविधान है जो हमारे सत्संग में खड़ा है, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी विपरीत परिस्थितियों में भी वो अपने जमाने की दुनिया के 6 बड़े विद्वान में से एक थे। दुनिया के वो किसी भी बड़े पद में, किसी भी विश्व के किसी देश में किसी बड़े पद पर रह सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि दुनिया के सबसे पढ़े लिखे डॉक्टर अंबेडकर के साथ अगर ऐसा व्यवहार हो सकता है
तो डॉक्टर अंबेडकर जिस समाज से आए हैं उस समाज की अंतिम व्यक्ति के साथ इनकी वसूली क्या होगी इसका अंदाज नहीं लगाया जा सकता। इसलिए इस देश के करोड़ों करोड़ों दलितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए उन्होंने अपनी खुशी त्याग करके हमारी खुशी के लिए पूरी जीवन लड़ाई लड़ी। इसीलिए साथियों, आज की इस अवसर पर मैं जहां अपने नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष श्री लहरी जी का अभिनंदन इस अपेक्षा के साथ करता हूं क्योंकि वो भी बहुजन समाज के पुराने साथी हैं, मिशन से ओतप्रोत हैं। इस बाबा साहब के मिशन, मानव काशी राम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन और हमारे महापुरुषों की विरासत को आगे बढ़ाने में हमारे सहयोगी सिद्ध होंगे। इसी के साथ ही साथ हमें और भी विंग आज घोषित करनी थी, मैंने नहीं किया। राष्ट्रीय कार्य समिति के पदाधिकारियों की घोषणा करनी थी क्योंकि सारी खबर एक दिन फ्लैश हो, ये उचित नहीं होगा। हम बारी बारी से सभी पदाधिकारियों की घोषणा करते चलेंगे। सभी विंग बनेंगे, यूथ विंग भी बनेगा, महिला विंग भी बनेगा, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ बनेगा जो आज बन गया विनोद मिलन जी और उनके सहयोगी के नाम श्यामलाल जी बना दिए गए। अब इसके बाद जितने भी विंग हैं, एडवोकेट्स अधिवक्ता संघ का अलग बनेगा, डॉक्टर का अलग बनेगा, इंजीनियर का अलग बनेगा, श्रमिकों का अलग बनेगा, किसानों का अलग बनेगा, शिक्षकों का अलग बनेगा। हम सबका बारी बारी सब बनाएंगे। इसलिए अभी कमलकांत गौतम जी ने अपने बायोग्राफी में बताया कितने उतार चढ़ाव राजनीति में आए, कितनी बार जलालतों का सामना करना हुआ, कितनी बार अपमानित होने की भी नौबत आई, लेकिन मिशन के प्रति समर्पण था, इसलिए अंतिम समय अंतिम दम तक चलते रहे। और जब देखा कि अब चलना मुश्किल हो गया तो उन्होंने अलग से रास्ता चुना। और साथियों, हमें खुशी है हमारे पुराने मिशन के साथियों का जमावड़ा फिर से शुरू हो गया है। राष्ट्रीय माननीय भगवती सागर साहब जी, माननीय गौतम जी और हमारे भाई प्रजापति विजय प्रजापति जी, हमारे वामसेवी तमाम साथी और साथ ही साथ तमाम साथियों के यहाँ आज शादी पड़ी है तो जिम्मेदार साथी जिनको यहाँ आना चाहिए था। किसी घर पे लड़की की शादी है, किसी घर पे लड़के की शादी है। हमारे इंजीनियर साहब यही से कहना आज उनकी सगाई है बच्चों की, यहां से अनुमति लेके गए और मैंने हर जिले से मात्र 4-5 कार्यकर्ताओं को बुलाया। हमारे कार्यकर्ता से फोन करते साहब हमको नहीं इतना मिला, हमको नहीं किसी ने बताया। हम उनको रोकते थे कि जब आवश्यकता होगी किसी बड़े कार्यक्रम का तब मैं आपको आमंत्रित करूंगा। अभी हम प्रमुख लोगों को बुलाए हैं जिनको आगे चल करके अपने अपने जिलों में, अपने अपने मंडलों में, अपने अपने जोन में संगठन बनाना है। ऐसे लोगों को हमारे बुलाए हैं क्योंकि आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष आपके बीच में हो गए। प्रदेश अध्यक्ष जी आप सभी लोगों से संपर्क करके समय समय पर ये आपको जिम्मेदारी देंगे, ये हमसे बीच में वार्ता करते रहेंगे। हम अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठ करके उनका राय मशवरा के आधार पर हम जोनल कोऑर्डिनेटर, मंडल कोऑर्डिनेटर की घोषणा करेंगे। जोनल कोऑर्डिनेटर की देखरेख में मंडल कोऑर्डिनेटर लोग अपने अपने मंडल में आने वाले जिलों के संगठन का साचा ढांचा तैयार करेंगे और साथ ही साथ कल हम बिहार के प्रमुख लोगों को बुलाए, परसों हम मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख लोगों को बुलाए। हमारी कोशिश होगी क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, इसलिए शुरुआत हमने उत्तर प्रदेश से किया है और बारी बारी से हम विस्तार करेंगे संगठन का भी और क्षेत्र का भी।
यानी हम उत्तर प्रदेश के बाहर भी विस्तार करेंगे और साथ ही साथ हमारी कोशिश होगी कि आप जैसे मजबूत मिशन के साथियों के बिना पर हम मानव काशीराम जी की इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। इन उम्मीदों के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं इस अपेक्षा के साथ कि आप अपने अपने जिलों में अच्छे कार्यकर्ता ढूंढ करके संगठन बनाने की प्रक्रिया में अपना भी राय मशविरा हमें देते रहेंगे। बाहर आपका भोजन इंतजार कर रहा है, इसमें उठने के बाद आप सभी लोग वहां पर जो भी आपके लिए भोजन के रूप में मौजूद है उसको ग्रहण करने का काम करेंगे। भाई राकेश सिंह कुशवाहा जी, प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस, ये शिक्षा वर्ग के थे, ये कांग्रेस पार्टी छोड़ करके राष्ट्रीय स्वरूप पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।